इस चैप्टर की एक क्लास में ले चुकी, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी दी थी। ठीक है, धीरे धीरे से समझेंगे, आराम से शुरू करेंगे। तो जितने भी मेरे बच्चे हैं जो नहीं आए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वे सभी आ जाएं, है ना, वे सभी आ जाएं। आप लोगों को बेटा रेगुलरली क्लास लेनी है। अगर आप लोग ऐसी लापरवाही करोगे, अगर आप लोग रेगुलर क्लास में नहीं रहोगे, तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएगी। फिर आप बोलोगे मैडम हमने पेमेंट तो पूरी की लेकिन हमें समझ कुछ नहीं आ रहा है। तो इसमें दिक्कत हमारी नहीं है, दिक्कत आप लोगों की है कि भैया आप लोग रेगुलर क्यों नहीं रह रहे। चलो, आज का हमारा टॉपिक है नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये आपका पहला ही टॉपिक है ना, आपके इसमें पहला टॉपिक जो आपको दिया हुआ है वो नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही है। ध्यान से बड़े प्यार से समझते हैं। नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मेल जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव। हाथ नहीं पहुंच रहा है तो मैडम क्या दिक्कत है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। नर जनन तंत्र जिसे हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव, ये जो गोल गोल मैंने बनाए हैं ये हैं नर के प्राथमिक अंग, जिन्हें आप वृषण यानी कि टेस्टिकल के नाम से जानते हैं। अगर आप लोग आ जाएं तो प्लीज फटाफट से हेलो हाय कुछ भी लिख दीजिएगा कि यस मैम, प्रेजेंट मैम, हम आ गए, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि हाँ भैया तुम लोग आ चुके हो, है ना, तुम लोग आ चुके हो, तुम लोग क्लास में लाइव हो। चलो, बढ़िया से ध्यान से बड़े प्यार से समझते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आउटर डायग्राम बनाऊंगी ताकि आपको चीजें समझ में आए, और फिर इसके बाद इसे खोल के अच्छे से आप लोगों को समझा भी सकते हैं। यहाँ से भी कुछ ठीक है, बढ़िया। चलो, अब आगे क्या करना है, तो अब आगे आपको यहाँ पे बना यूरिनरी ब्लैडर, छोटा सा हिस्सा जिसे हम कहते हैं ब्लैडर। आपको डायग्राम मेरे साथ साथ बनाना है। आपकी बुक का डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा बेटा, इसे इजी करने के लिए हमने आपको ये डायग्राम बनवा रहे हैं, है ना। हम आपको ये डायग्राम इसीलिए बनवा रहे हैं ताकि आपको चीजें बढ़िया से समझ में आए, कोई दिक्कत आपको ना हो। अब क्या कर सकते, एक ट्यूब ऊपर से ये जो आपने बनाया है बेटा, ये है यूरिनरी ब्लैडर। ध्यान से पहले मेरे को डायग्राम बना लेने दो ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, है ना। सारे ऑर्गन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे बेटा, लेकिन उसकी ज़रूरी है कि आप लोगों से डायग्राम प्रॉपरली बने। अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। चलो, इतना बना दिया, इतना ही हमारे काम का है अभी के लिए।
फिर इसके आगे जब हम समझेंगे तो इसके आगे का कंप्लीट करेंगे। ध्यान से समझिए, जो टॉपिक है हमारा वो है नर जनन तंत्र। बेटा हम इसे कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट जो अंग है जिसमें शुक्राणु यानी कि नर युग्मक का निर्माण होता है, उस अंग का नाम है बेटा वृषण, जिसे इंग्लिश में टेस्टिकल कहा जाता है। वृषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्टिकल। ठीक है, टेस्टिकल जो है, वृषण जो है, वो नर का प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राइमरी गोनेट है ना, प्राथमिक लैंगिक अंग है टेस्टिकल, जिसे हम वृषण के नाम से जानते हैं। ये नर का प्राथमिक लैंगिक अंग है। टेस्टिकल की संख्या जो है वो है 1 जोड़ी, और ये 1 जोड़ी टेस्टिकल जो नर होते हैं उनमें श्रोणी क्षेत्र जिसे पेल्विक रीजन कहा जाता है, जिसे हम कमर का निचला हिस्सा कहते हैं, ये वहां पाए जाते हैं बेटा, वहां ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, श्रोणी क्षेत्र पेल्विक रीजन में ये उपस्थित होता है। कौन? वृषण या नर का जो नर जनन तंत्र है वो श्रोणी क्षेत्र कमल के निचले हिस्से में होते हैं और उदर गुहा के बाहर होते हैं, शरीर के थोड़ा सा बाहर होते हैं। ये पूछेगा अगर ऑब्जेक्टिव में तो आपको पता होना चाहिए कि नर जनन तंत्र यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ है, तो ये श्रोणी क्षेत्र पेल्विक रीजन में है। वृषण नर का प्राथमिक लैंगिक अंग है। लेक्चर 1 में ये सब मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है। वृषण की संख्या 1 जोड़ी है, ये नर का प्राथमिक लैंगिक अंग है। आगे अगर आप चलें तो अगला जो ऑर्गन आपको मिलेगा बेटा वो है वृषण कोश। वृषण कोश की संख्या 1 है, और एक वृषण कोश में दोनों ही वृषण सुरक्षित होते हैं। ये दोनों वृषण यहाँ से इधर से इधर, यहाँ पे तो लिंग होगा, तो दोनों वृषण को एक सुरक्षात्मक आवरण घेरे हुए है जो कि दोनों टेस्टिकल की बाहरी आघातों से, बाहरी चोटों से रक्षा करेगा। तो दोनों ही टेस्टिकल को एक आवरण घेरे हुए हैं, ऐसे करके एक आवरण घेरे हुए हैं। इस एक आवरण का नाम है बेटा वृषण कोश। इस एक आवरण का नाम है वृषण कोश। वृषण कोश को स्क्रोटम भी कहा जाता है। वृषण कोश को स्क्रोटम कहते हैं बेटा, स्क्रोटम कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो मैंने अंडाकार बनाए हैं, इन अंडाकार स्ट्रक्चर को वृषण कहते हैं। वृषण की लंबाई होती है बच्चा 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। इन अंडाकार स्ट्रक्चर वाले वृषण की लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, और इनकी जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, लंबाई है 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 2 से 3 सेंटीमीटर अगर आप इसे नापेंगे तो। ठीक है, लगभग सारे नर जो हैं, सारे मेल्स जो हैं, उनमें लगभग यही कॉमन लंबाई और चौड़ाई पाई जाती है, और दोनों वृषण एक सुरक्षात्मक आवरण में सुरक्षित हैं जिनका नाम है वृषण कोश। डन। इनकी संख्या कितनी हो गई? 1 जोड़ी। अब ये ट्यूब आगे कनेक्ट हुई, यहां मान लो वृषण में ये अगर वृषण है, ये अगर क्या है? वृषण है, तो वृषण से एक ट्यूब ऊपर की तरफ निकली हुई है, इसे कहा जाता है बच्चा शुक्रवाहक। इसे कहा जाता है शुक्रवाहक। मैं वृषण के अंदर के सारे अंगों को आपको डिटेल में पढ़वाऊंगी अभी, है ना। अभी आप आउट में देखो, इसे हम कहते हैं शुक्रवाहक। इस ट्यूब से वृषण के अंदर बच्चा बनते हैं शुक्राणु। वृषण के अंदर यहाँ पे बनते हैं शुक्राणु। ये शुक्राणु वृषण से निकले, वृषण के सारे अंगों से निकले और निकलकर पहुंच गए कहाँ? इस ट्यूब में। इस ट्यूब से शुक्रवाहक में। शुक्रवाहक का आगे का जो पथ है, आगे का जो मुंह है, वो जाके यहाँ एक नई रचना में खुलेगा। इस नई रचना को कहा जाता है शुक्राशय। इसे कहा जाता है शुक्राशय। ठीक है, शुक्राशय इसे कहते हैं। तो ये शुक्रवाहक जो है, इसका मुंह आगे जाकर जिस ट्यूब में खुला है उसका शुक्राशय, ये शुक्राशय इधर। और यहाँ पे इसे थोड़ा सा मिटाते हैं ताकि हम डायग्राम बना पाए, है ना। शुक्राशय, आप नीचे
फिर ये दोनों तरफ से मुंह आगे जाके एक और नई ट्यूब मिलेगा। इस ट्यूब को कहा जाता है यहाँ पे ट्यूब को कहा जाता है स्खलन वाहिनी। इसे क्या कहते हैं? वाहिनी, वाहिनी। फिर आके स्खलन वाहिनी का मुंह आगे जाके एक लंबी सी ट्यूब का, इस ट्यूब को कहा जाता है यूरिनरी डक्ट यानी कि मूत्र मार्ग या मूत्र नलिका। ठीक है, मूत्र नलिका जो है, यूरिनरी डक्ट जो है, इसके दोनों ओर एक स्पॉन्जी ऊतक का आवरण होता है। इस स्पॉन्जी ऊतक के आवरण से मिलकर बना होता है नर का सिस्न या पेनिस। ठीक है, इस स्पॉन्जी ऊतक के आवरण से मिलकर बना होता है बेटा सिस्न या पेनिस। ये नर का लिंग है भैया, और ये डायग्राम आपको बनाना है। ये दिया हुआ है आपके इसमें ना, आपकी बुक में दिया हुआ है, बनाना ही पड़ेगा आपको, कोई और आपके पास रास्ता नहीं है। यहाँ पे ये रक्त कोशिकाओं का बना हुआ है, और आगे की ओर जब आप ऊपर पहुँचेंगे तो यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रंथि होती है। इस बड़े सी ग्रंथि को कहा जाता है, थोड़ा सा और इन्हें, इस बड़ी सी ग्रंथि को कहा जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि। से कनेक्ट हो, फिर यहाँ पे ग्रंथि उपस्थित होती है, और इसके नीचे एक और छोटी ग्रंथि होती है। जो बड़ी वाली ग्रंथि है बेटा, इस बड़ी वाली ग्रंथि को कहा जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि। बड़ी वाली ग्रंथि को कहा जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि, और जो छोटी वाली ग्रंथि होती है, इस छोटी वाली को कहा जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। बस इतना ही आपको डायग्राम बना के आना है। और ये जो है इसे कहते हैं सिस्न या पेनिस। सिस्न या पेनिस, आपको यहाँ पेनिस बुक में बना हुआ है आपके, आप चाहें तो बुक से देख के भी बना सकते हैं। और सिस्न के शुरुआती छोर जहाँ से यूरिन बाहर आता है, इस छोर को कहा जाता है बच्चा, इस छोर को कहा जाता है ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस यानी अग्रच्छद, इसे कहा जाता है ग्लांस पेनिस। सिस्न मुंड को ग्लांस पेनिस भी कहते हैं। ये भी वृषण है, ये भी टेस्टिकल है, जिसको काट के आपको इसके अलग अलग अंग दिखाने हैं। इसे कहा जाता है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, और ये मूत्राशय है पूरा। और ये जो है येलो कलर से जो हमने बनाया है, ये है बेटा शुक्राशय। इतने अंगों से मिलकर बना होता है पुरुष का नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इतने सभी अंगों से मिलकर बना होता है पुरुषों का नर जनन तंत्र, जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। आपके इसमें ऊतकों से बनी हुई एक बड़ी संरचना बनी हुई है। आप चाहें तो बुक का देख के भी बना सकते हैं। आज मेरे हाथों में थोड़ा सा पेन ज़्यादा है, और पेन के कारण ही मेरे हाथ जो हैं वो सही से ड्रॉ नहीं कर पा रहे बेटा डायग्राम को, है ना। कोई बात नहीं, यहाँ से कुछ और हो गया। अब बाकी का आप बनाते रहिए। ये जो हमने बनाया है यही है नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्वच्छ और नामांकित चित्र। स्वच्छ और नामांकित चित्र, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं बनाई गई हैं, जो कि आपको अलग से पढ़ाई जाएंगी। अलग से कहाँ, तो अलग से आपको बेटा क्या बोलते से डिटेल में हम समझेंगे, है ना। थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे हम। डिटेल में आपको समझना है इसको खोलकर, किसको, वृषण की संरचना को खोलकर। ये जो वृषण के अंदर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, एक्चुअल में ये ऐसा नहीं बनता। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनेंगी हमारी, बहुत सारे ऑर्गन बनेंगे, तो उन सबको हम डिटेल में अच्छे से अलग से समझेंगे।
चलिए अभी के लिए पहले ध्यान से देखिए, ये जो है ये है नर जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र, जिसे हम कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसकी आरेखीय काट। जब इसे ध्यान से देखते हैं तो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे मुख्य जो अंग है वो है वृषण यानी कि टेस्टिकल। इनकी संख्या होती है 2, यानी कि ये एक जोड़ी होते हैं। ये होते कहाँ है, ये पूरा जो तंत्र, ये पूरा जो सिस्टम आपने बनाया है, ये मुख्य जनन तंत्र है, ठीक है, नर का यानी मेल का, जो कि श्रोणी मेखला यानी कि पेल्विक रीजन, कमर के निचले हिस्से में उदर गुहा के सामने उपस्थित होता है। याद रखना, ठीक है, कहाँ होता है, उदर गुहा के सामने होता है। डन, ठीक है, कहाँ है, श्रोणी क्षेत्र में है, पेल्विक रीजन में है और उदर गुहा के सामने, मतलब सामने के तरफ है, शरीर के अंदर नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल कि नर का प्राथमिक जो लैंगिक अंग है वृषण, इनकी संख्या है, ये अंडाकार स्ट्रक्चर में होते हैं, इनकी संख्या एक जोड़ी यानी कि 2 होती है, लेकिन दोनों वृषण एक साथ एक सुरक्षित आवरण में सिक्योर होते हैं, जिसे कहा जाता है वृषण कोश। जिसे कहा जाता है बच्चा वृषण कोश। इसे क्या कहते हैं, वृषण कोश यानी कि स्क्रोटम कहते हैं। फिर वृषण के अंदर ही शुक्राणु यानी कि नर युग्मक का निर्माण होता है। ये नर युग्मक वृषण से निकलकर शुक्रवाहक यानी कि शुक्रवाहक, जिसे हम कहते हैं बच्चा वास डिफरेंस, जिसे हम कहते हैं वास डिफरेंस, इससे होते हुए, वास डिफरेंस से होते हुए शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल में पहुंचते हैं। शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल में पहुंचते हैं। फिर शुक्राशय से होकर स्खलन वाहिनी, ये जो है स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी से होते शुक्राणु लिंग यानी कि शिश्न के द्वारा, मैथुन की क्रिया के द्वारा या स्त्री की योनि मार्ग में छोड़ दिए जाते हैं। कौन बेटा, शुक्राणु। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसे आपको डिटेल में अलग से पहले वृषण की अनुप्रस्थ काट समझनी है, सिर्फ वृषण के बारे में समझना। फिर आपको देखना है कि नर जनन तंत्र में कितनी ग्रंथियां हैं, कितनी ग्लैंड्स हैं। तो पहली ग्रंथि, क्या हुआ भाई, क्या सर कुछ कर रहे हैं क्या, पता नहीं, कुछ तो भी कर रहे हैं सर। आप जो भी कर रहे हैं प्लीज कृपया करके इधर कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, है ना। अगर आप इधर कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मेरी पीपीटी पे बात आ जाती है। चलो हाँ, आगे क्या करना है बेटा, तो देखो 3 ग्रंथियां हैं। पहली ग्रंथि है शुक्राशय, शुक्राशय इज अ सेमिनल वेसिकल, इसका भी अपना काम है। दूसरी ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि, शुद्ध हिंदी में इसे पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं, इसका भी अपना काम है। तीसरी ग्रंथि है बच्चा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि का भी अपना काम है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो नर जनन तंत्र है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टोटल कितनी ग्रंथियां, तो आपको बताना है बच्चा टोटल कितनी ग्रंथियां होती हैं, 3। फर्स्ट शुक्राशय, सेकंड प्रोस्टेट ग्रंथि जिसे पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं, और थर्ड है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। इन 3 ग्रंथियों से मिलकर बना है नरजनन तंत्र। अब थोड़ा सा हम इसे डिटेल में समझेंगे, किसे, वृषण को। जो वृषण की संरचना हमने अभी बनाई थी वो कुछ ऐसी है, ठीक है। इनकी संख्या है 2। वृषण की संख्या कितनी है बच्चा, 2 है। दोनों वृषण, दोनों टेस्टिकल एक ही सुरक्षित आवरण में, दोनों वृषण सुरक्षित हैं। इस दोनों वृषण को सुरक्षित रखने वाले आवरण को कहा जाता है बेटा वृषण कोश। इसे इंग्लिश में स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रोटम। आप लोग हिंदी मीडियम वाले हो तो आप स्क्रोटम हिंदी में भी लिख सकते हो, या फिर आप इसे जैसा आपको ठीक लगे। हम जो बना रहे हैं वो है अब वृषण की अनुप्रस्थ काट, क्योंकि जब तक आप वृषण यानी कि टेस्टिकल नहीं समझोगे तब तक आपको नर जनन तंत्र भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है जितना आपको दिखाई दे रहा है ना। वृषण कोश को स्क्रोटम कहते हैं। तो आज का जो मेन हमारा टारगेट है वो यही है कि हम वृषण यानी कि टेस्टिकल को बहुत अच्छे से डिटेल में खोलकर समझें, है ना। सारे बच्चे गायब हैं, सब थक गए। फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ के आप इतना थक जाते हैं कि आप लोग बायोलॉजी की क्लास में एब्सेंट हो जाते हैं। बहुत गंदी बात है ना। हम कुछ नहीं कर रहे, ओके सर ठीक है, इधर कुछ हुआ था, मुझे लगा कि आप कुछ कर, चलो। आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में थक जाते हो, बायोलॉजी में आपके आने की हिम्मत नहीं होती क्या, बैठे बैठे पढ़ रहे हो फिर भी,
है ना। यहाँ हमें खड़े खड़े पढ़ाना है, मुंह भी चलाना है, हाथ भी चलाना है, पैर भी चलाने हैं और दिमाग भी चलाना है। तुम्हें तो सिर्फ दिमाग और हाथ चलाने हैं, हमें तो सारे ऑर्गन से काम लेना है बेटा। तो कैसे कैसे थक जाते हो तुम लोग, अच्छी बात नहीं है इतना कम पढ़ाई करना, इतने से हमारा बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला। वृषण यानी कि टेस्टिकल, संख्या है इसकी, चलो वृषण यानी कि टेस्टिकल, वृषण की संख्या नर जनन तंत्र में होती है एक जोड़ी। वृषण को, दोनों ही वृषण को एक सुरक्षात्मक आवरण घेरे हुए है, एक सुरक्षात्मक आवरण घेरे हुए है जिसका नाम है बच्चा वृषण कोश। और वृषण कोश की संख्या है सिर्फ एक, ना कि एक जोड़ी। एक ही वृषण कोश, एक ही स्क्रोटम में दोनों वृषण सुरक्षित होते हैं। होते कहाँ हैं? तो ये जो है ये पाया जाता है श्रोणी क्षेत्र यानी कि पेल्विक रीजन में। श्रोणी क्षेत्र यानी कि पेल्विक रीजन, कमर के निचले हिस्से में ये उपस्थित होता है। आगे अगर इसकी लंबाई की बात करोगे वृषण की, तो 4 से 5 सेंटीमीटर है, 4 से 4 to 5 सेंटीमीटर है बच्चा। अगर आप इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो है 4 से 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई है 2 से 3 सेंटीमीटर। लंबाई और चौड़ाई 4 से 5 और 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अब दोनों ही वृषण को, अब मैं सिर्फ एक से समझाऊंगी लेकिन होगा दोनों में, जो इधर वही सामने वाले दूसरे वृषण में भी होगा, याद रखना। तो मैं दूसरा नहीं बना रही, सिर्फ एक से मैं आपको समझाऊंगी जो कि आपको ध्यान से समझना है। होप ऑल इज क्लियर, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, आवाज वगैरह सब क्लियर है। चलिए आगे, ये जो वृषण है, ये जो टेस्टिकल है बेटा, इसे 2 आवरण घेरे हुए होते हैं। एक तो वृषण कोश है ही, दूसरा एक और आवरण इसे घेरे हुए है, 2 आवरण इसे घेरे हुए हैं। इन दोनों आवरणों को कहा जाता है, बाहर वाले को कहते हैं ट्यूनिका वैजिनेलिस, बाहर वाले को कहते हैं बच्चा ट्यूनिका वैजिनेलिस। अंदर वाले को कहा जाता है ट्यूनिका एल्व्यूजीनिया, ट्यूनिका एल्व्यूजीनिया। So there are 2 protected layer in testicle. The outer layer is tunica vaginalis and the inner layer is tunica albuginea. और दोनों ही लेयर के बाहर जो सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड आवरण है वो है वृषण कोश यानी कि स्क्रोटम। तो कुल मिला के वृषण की सुरक्षा के लिए 3 आवरण हो गए। सबसे बाहर वाला हो गया वृषण कोश स्क्रोटम, जो कि दोनों वृषण को अलग अलग एक साथ सुरक्षा दे रहा है। फिर दोनों की अपनी अपनी लेयर है, बाहरी पतला आवरण है ट्यूनिका वैजिनेलिस, आंतरिक मोटा आवरण है ट्यूनिका एल्व्यूजीनिया। ठीक है, यहाँ तक आकर जो प्रोटेक्टेड लेयर्स होती समाप्त होती है। अब जो वृषण यानी कि जो टेस्टिकल है उसके अंदर लगभग 200 से 250 कमरे होते हैं बेटा, लगभग 200 से 250 कमरे होते हैं, है ना। ये रहे 200 से 250 कमरे और इन कमरों को कहा जाता है वृषण पालिका, वृषण पालिका, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। वृषण पालिका को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और इनकी संख्या एक वृषण के अंदर है 250 अबव। 200 से 250, आपकी बुक में 250 दिया है, 250 दिया, आप 250 ही पढ़िए, ठीक है। चलो, वृषण यानी कि टेस्टिकल नर का प्राथमिक लैंगिक अंग है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के अंदर नर युग्मक बनेंगे। ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है स्पर्म फॉर्मेशन करने की, शुक्राणु निर्माण करने की, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो उद्देश्य है वो है शुक्राणु यानी कि स्पर्म, जिसे आप कहते हो नर युग्मक का निर्माण करना, जो कि मादा युग्मक यानी कि अंडाणु से मिले, निषेचन की प्रक्रिया हो और वो बच्चे को जन्म दे, तभी जाके संतति आगे बढ़ेगी, तभी जाके एक वंश आगे बढ़ेगा। इसी प्रक्रिया के तहत हम और आप आए हैं, अगर ये नहीं होती तो हम भी नहीं होते, है ना। चलो,
तो अगर ये फॉर्मेशन होना है तो एक वृषण के अंदर 2 है बेटा, संख्या में कितने हैं ये 2। मैं एक से समझा रही हूं, आप दोनों से समझिएगा। जो हम एक में पढ़ेंगे वही दूसरे में भी होगा, सेम प्रोसेस दूसरे में भी होगी, याद रखना। तो प्रत्येक वृषण एक सुरक्षित आवरण, दोनों वृषण एक सुरक्षात्मक आवरण से घिरे हैं जिसका नाम है वृषण कोश। अब एक वृषण की और 2 आवरण होते हैं, बाहरी आवरण ट्यूनिका वेजिनेलिस, आंतरिक आवरण ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। वृषण के अंदर लगभग 200 से 250 मतलब लगभग 250 कक्ष होते हैं, कमरे होते हैं, जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, ऐसे करके बेटा शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। ये जो है ग्रीन कलर की, इनका नाम है शुक्रजन नलिका, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। शुक्रजन नलिका को कहा जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, और वृषण पालिका को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स का मतलब है नलिका, लोब्यूल्स का मतलब है पालिका, और ये लोब्यूल्स वर्ड आपको स्तन ग्रंथि में भी मिलेगा, है ना। ये जो लोब्यूल्स वर्ड है ये आपको स्तन ग्रंथि, मैमेलियन ग्लैंड जिससे बच्चा दूध पीता है, वहां भी मिलेगा। तो पालिका मतलब लोब्यूल, समझ जाना। वृषण पालिका टेस्टिकुलर लोब्यूल, संख्या है इसकी 250। वृषण पालिका के अंदर है शुक्रजन नलिका, संख्या है इनकी किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3। डन। इन्हीं शुक्रजन नलिकाओं के अंदर बेटा शुक्राणु यानी कि नर युग्मक का निर्माण होता है। अब मान लो इनके अंदर निर्माण हो गया, शुक्रजन नलिका के अंदर नर युग्मक का निर्माण हो गया, ये सारी की सारी ट्यूब्स जाके एक जगह कनेक्ट हो जाती हैं। ये सारी की सारी ट्यूब्स जाके एक जगह कनेक्ट हो जाती हैं, जहाँ पे जाके ये इकट्ठी जुड़ेंगी, जहाँ पे भी जाके ये जुड़ेंगी एक जाल बना लेंगी बेटा, पूरी की पूरी जाके एक जाल बना लेगी, और इस जाल को कहा जाता है, इस जाल को कहा जाता है वृषण जालक। इस जाल को कहा जाता है वृषण जालक। क्या यहाँ तक क्लियर है? इस जाल को कहते हैं बच्चा वृषण जालक। यहाँ तक समझ में आ गया कि हमने यहाँ पे एक जाल बना लिया जिसे हम वृषण जालक कहेंगे। अब इस वृषण जालक के अंदर ना, इस वृषण जालक के अंदर बहुत सारे बंचेस होते हैं। मतलब अगर यहाँ पे मान लो ये जो ट्यूब्स कनेक्ट हुई है इनकी संख्या है 3000, इनकी संख्या मान लो अगर 3000 है, तो 100 को एक बंडल में, 50 को एक बंडल में, फिर 100 को एक बंडल में, फिर 50 को एक बंडल में, फिर 150 को एक बंडल में, ऐसे कुछ शुक्रजन नलिकाओं को बंडलों में बदला जाता है, और बंडलों में से पौनी करके यहाँ वृषण जालक के अंदर रखते हैं, ताकि वो क्या ना हो, ताकि वो बेटा उलझे ना, ताकि ये नलिकाएं क्या ना हो, उलझे ना। इनको कहा जाता है, जो यहाँ पे बनेंगे ना बंडल, इन्हें कहा जाता है शुक्रवाहिका, इन्हें कहा जाता है शुक्रवाहिका। देखो जो यहाँ पे शुक्रजन नलिकाओं ने जाल बनाया उसे कहते हैं बेटा वृषण जालक, और इसके बाद फिर जो हुआ है, इसके बाद यहाँ पे जो बंडल बना है वो है शुक्रवाहिका। मतलब कुछ नलिकाओं को एक इकट्ठा बंडल में बांध दिया गया, फिर कुछ को एक इकट्ठे बंडल में बांध दिया गया, ऐसे करके ढेर सारे जो यहाँ बंचेस बने, इन्हें कहा जाता है शुक्रवाहिका। ठीक है, चलो आगे क्या करना है, तो आगे ये जो जाल बना है वृषण जालक, इसका मुंह आगे जाके एक संरचना में खुलता है। इस अंग को कहा जाता है अधिवृषण इपिडिडाइमस। इस अंग को कहा जाता है अधिवृषण इपिडिडाइमस। पहले लेक्चर में मैंने ये सारे ऑर्गन आपको लिख के दिए थे। फर्स्ट लेक्चर में ये सारे अंग मैंने आपको लिख के दिए थे। आपका काम था इन्हें पढ़ना, इन्हें याद करना, इन्हें मेमोराइज करना। ठीक है,
तो वृषण जालक का मुंह आगे जाके जिस संरचना में खुला, जहां पे शुक्राणु आएगा, रुकेगा, ठहरेगा, नाश्ता पानी करेगा, थोड़ा सा खा पी के मोटा हो जाएगा, उस अंग का नाम है अधिवृषण एपिडिडाइमस। ठीक है, तो यहाँ मौज होगी बेटा शुक्राणु की। आगे अधिवृषण का मुंह फिर एक पतली सी ट्यूब में खुलता है। इस ट्यूब को कहा जाता है शुक्रवाहिनी। इसे कहा जाता है शुक्रवाहिनी। हमने इसे काट के बनाया है इस वजह से। ये शुक्रवाहिका है, ये शुक्रवाहिनी है। शुक्रवाहिनी आगे ऊपर घूम के जाएगी और शुक्रवाहिनी का मुंह आगे जाके जिस नई ट्यूब में खुलेगा, जिस नई ट्यूब में खुलेगा उसे कहा जाता है बच्चा शुक्रवाहक। शुक्रवाहक को कहते वास डिफरेंस। शुक्रवाहक को कहते हैं वास डिफरेंस। तो इस प्रकार एक परिपक्व वृषण, एक परिपक्व टेस्टिकल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जैसा मैडम ने बना के दिया है। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बेटा जैसा हमने बनाया है। देखो, इसको समझने के पहले आपको इसको समझना है। ये जो है ये नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र है, जैसा आपकी बुक में दिया। आप चाहे 2 बुक की हेल्प ले सकते हैं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। आप बुक का देख के बढ़िया से इत्मीनान से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। 4 मार्कर में पूछेगा डायग्राम, आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत लगती है बनाने में। नर जनन तंत्र बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। इस जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण होते हैं जिनका स्ट्रक्चर अंडाकार होता है। वृषण नर का प्राथमिक लैंगिक अंग है जिसके अंदर ही शुक्राणु बनते हैं। ये वृषण शरीर में उदर गुहा के बाहर, यानी कि शरीर के थोड़ा सा बाहर होते हैं। आपसे पूछेगा कि वृषण शरीर के बाहर ही क्यों होते हैं, या वृषण उदर गुहा के बाहर ही क्यों होते हैं, तो इसका आंसर है कि भैया जो नर है यानी कि जो मेल हैं उनका बॉडी टेम्परेचर जो है, अगर वो मान लो 37 डिग्री सेल्सियस है तो इतने टेम्परेचर पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता ना। स्पर्म फॉर्मेशन यानी कि शुक्राणु निर्माण के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा कम चाहिए, है ना, थोड़ा सा कम चाहिए। अब कितना कम चाहिए, तो लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान शरीर के तापमान से अगर वृषण का कम होगा तभी जाके शुक्राणु का निर्माण होगा, तभी जाके स्पर्म फॉर्मेशन होगा। तो जरूरी है कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए वृषण जो है वो शरीर के थोड़ा सा बाहर हो, ताकि इनका तापमान शरीर के तापमान से कम हो। ठीक है, आगे ये जो वृषण है इन्हीं के अंदर शुक्राणु बनते हैं जो कि नर युग्मक हैं। जब ये शुक्राणु बन के कंप्लीट हो गए तो ये बेटा, ये मिट क्यों जाता है यार, ये शुक्रवाहक से होते हुए इस अंग को, इस नली को कहा जाता है शुक्रवाहक। शुक्रवाहक से होते हुए ये पहुंचते हैं शुक्राशय में। शुक्राशय जो है एक्चुअल में ये ढेर सारी ट्यूब्स का जाल है जिसमें एक तरल द्रव बन रहा है जिसका नाम है सेमिनल प्लाज्मा। ऐसी ढेर सारी ट्यूब्स में बनता है बच्चा सेमिनल प्लाज्मा, और ये सेमिनल प्लाज्मा इस डक्ट से होते हुए स्खलन वाहिनी तक पहुंचेगा। ठीक है, स्खलन वाहिनी तक पहुंचेगा। तो आगे जो शुक्राणु शुक्रवाहक से होते हुए शुक्राशय में पहुंचा, तो अब ये शुक्राशय में बैठा रहेगा, शुक्राशय में बैठा रहेगा, और यहाँ पे जो भी द्रव बना रहा है शुक्राशय, उस द्रव में घुल जाएगा, उस द्रव में घुल जाएगा, और उस द्रव में घुलकर ये आगे स्खलन वाहिनी से होते हुए मैथुन यानी कि कॉपुलेशन के दौरान लिंग के रास्ते ग्लांस पेनिस से होते हुए बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार वृषण से निकलकर शुक्रवाहक, शुक्रवाहक से शुक्राशय, शुक्राशय से स्खलन वाहिनी, और स्खलन वाहिनी से ये जो है ये है मूत्र मार्ग। ये जो है बच्चा ये है मूत्र मार्ग जिसे यूरिनरी डक्ट कहते हैं। इसके रास्ते ये बाहर हो जाएगा, यूरिनरी डक्ट के रास्ते ये स्त्री की योनि में छोड़ दिया जाएगा, जिससे आगे निषेचन वगैरह सब स्त्री के गर्भाशय में होगा। वो हम मादा जनन तंत्र में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब शुक्राशय तो निकाल रहा है एक तरल द्रव, ये मैं कल बताऊंगी, अभी यही छोड़ो, है ना, क्योंकि इसमें घुसी तो 1 घंटा जाना है मेरा, तो कल के लेक्चर में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। तो शुक्राशय तो निकाल रहा है एक तरल द्रव,
साथ ही दो और ग्रंथियां हैं जो शुक्राणु यानी कि वीर्य के बाहर आने के पहले कुछ लुब्रिकेंट का स्राव करती है। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि एक स्नेहक एक लुब्रिकेंट निकालती है जो कि मैथुन को थोड़ा सा सहज बनाता है ना, कॉपुलेशन को थोड़ा सा सहज बनाता है। साथ ही जो प्रोस्टेट ग्रंथि है बेटा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है जिसे पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं, बल्बोयूरेथ्रल को तो कंद मूत्र पथ ग्रंथि कहते हैं। भैया इतना डिफिकल्ट नाम, हिंदी नाम कौन याद करेगा, तो तुम बल्बोयूरेथ्रल याद रख लो। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है एक तरल दूधिया द्रव निकालती है, क्योंकि शुक्राणु यानी कि स्पर्म के बाहर आने का रास्ता भी यूरिनरी डक्ट है, साथ ही यूरिन के बाहर आने का रास्ता, क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर है बेटा मूत्राशय, तो मूत्राशय से यूरिन बाहर आएगा, तो दोनों ही रास्ते एक हैं। और यूरिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, और इतनी एसिडिक सिचुएशन में जो शुक्राणु है वो बेचारा मर जाएगा। तो इसकी एसिडिटी, इसकी अम्लीयता को कम करने के लिए प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो एक वाइट लिक्विड, एक तरल दूधिया द्रव का स्राव करती है, जिसका काम है यूरिनरी डक्ट की सफाई करना, इसकी अम्लीयता को कम करना। ठीक है, इसे और डिटेल में कल कि कैसे कैसे क्या होता है, कहाँ शुक्राशय क्या निकालता है, आगे की प्रोसेस क्या होती है, ये सब हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा, कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना पर्याप्त है ना, अभी के लिए इतना पर्याप्त है, क्योंकि मैडम भी आज थोड़ा सा थक गई हैं, और तुम लोग भी क्लास में अगर एंगेज नहीं रहते, तुम लोग अगर डाउट्स नहीं पूछते, तो फिर मेरी जो पढ़ाने की इच्छा है वो स्वयं अपने आप खत्म हो जाती है ना। तो आई होप नर जनन तंत्र, हाँ इसके आगे मैंने तुम्हें वृषण की संरचना भी पूरी खोल के बताई है, कल इसका रिवीजन में करवा दूंगी। आपको ये डायग्राम भी अलग से बनाना है। ये है बेटा वृषण यानी कि टेस्टिकल की अनुप्रस्थ काट, ये भी हम कल रिकैप करेंगे एक बार, इसे भी हम रिकैप करेंगे एक बार। दोनों को रिकैप करने के बाद हम इसके आगे की प्रक्रिया समझेंगे कि आगे क्या क्या होता है। तो आई होप यहाँ तक जितने भी बच्चों ने देखा है उन्हें थोड़ा तो समझ में आया होगा। एक बार में समझ में आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे नाम नए हैं, सब कुछ आपके लिए नया है बेटा। तो 2-3 बार 4 बार पहले हम इन नामों को रटें, याद करें, समझें, बार बार प्रोनाउंसिएट करें, तो धीरे धीरे जब आपको इन नामों की आदत पड़ जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली आसान लगने लग जाएगा, है ना। मानव जनन चैप्टर बहुत अच्छा है। इफ अगर आप लोग ऐसे समझें कि हम फ्यूचर के डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, या जो भी आपको फार्मेसी वगैरह करनी है, अगर आप बायोलॉजी लिए हो तो बायो में ही कुछ करने का सपना होगा, डॉक्टर बनने का होगा, नर्स बनने का होगा, या नर्सिंग ऑफिसर, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहो, अगर आप यहाँ ये सोच के पढ़ो कि हम फ्यूचर के डॉक्टर हैं या फ्यूचर या नर्सिंग ऑफिसर हैं, तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ ओपनली सारे पार्ट्स आपको दिए हैं, सब आपको डिटेल में समझना है। पूरे हार्मोन्स के बारे में आप समझोगे, कैसे कैसे प्रोसेस होती है, डिटेल में आपको अपनी बॉडी के बारे में जानने को मिलेगा। तो होप्स आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो वीडियो, अगर समझ में आया हो कीजिए, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और क्लास आपको ऐसी लगी हो कि नहीं यार दम तो है बायोलॉजी में, हम तो 100 में से 100 ला सकते हैं, अगर हम अच्छे से डिटेल में ऐसे ही पढ़े जैसे मैडम पढ़ा रही हैं, तो बाय गॉड क्यों नहीं, बिल्कुल आप 100 में से 100 ला सकते हो बेटा। 30 आपके प्रैक्टिकल के और 70 नंबर थ्योरी के, है ना। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे, पैरों में अब बिल्कुल जान नहीं बची है, और थकावट इतनी हो गई कि पैर बोल रहे हैं कि बिल्कुल गोले बन चुके हैं। तो स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपना प्यार ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखिएगा, और सपोर्ट भी, ठीक है। विदा लेते हैं बेटा, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।